सोचिए आप किसी सरकारी दफ्तर में खड़े हैं। आपको एक फॉर्म भरना है और आप उस फॉर्म के जाति वाले कॉलम तक पहुंचते हैं। हाँ, जो कि बहुत आम बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और वहां आप लिख देते हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ हाँ। या मैं दक्षिण दिल्ली में रहती हूँ। और सबसे अजीब बात तो ये है कि सरकार उस जानकारी को मान भी लेती है, उस पर बाकायदा मोहर लगा देती है और फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए वही आपकी एक स्थायी जाति बन जाती है। सुनने में तो ये किसी मजाक जैसा लगता है ना? हाँ, मतलब कोई भी हंस देगा इस बात पे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1931 में लाखों लोगों के साथ बिल्कुल यही हुआ था, तो और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी कागजी गलती नहीं थी। इस एक प्रशासनिक चूक ने एक पूरे समुदाय की पहचान को इतने गहरे तक उलझा दिया कि मतलब आज लगभग 100 साल बाद भी लोग इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सही कहा आपने। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि फरवरी 2027 में, मतलब अब से सिर्फ 10-11 महीने बाद ही भारत की जनगणना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। बिल्कुल। और लाखों सिंधी परिवारों के सामने फिर से वही फॉर्म होगा और वही जाति वाला कॉलम। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस ऐतिहासिक भूल भुलैया में उतरने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम आज ये चर्चा कर क्यों रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही खास नोट्स हैं। ये नोट्स 70 वर्षीय हेमंत जगत्यानी जी के शोध और उनके निजी अनुभवों पर आधारित हैं। हाँ, और उनका पारिवारिक इतिहास बहुत अहम है यहाँ। बिल्कुल। उनके माता पिता 1947 में मुंबई आए थे, वहां से कटनी गए और फिर 1952 में छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड गौरेला में बस गए। हेमंत जी की ये जो कोशिश है ना, ये असल में समय के खिलाफ एक दौड़ है, क्योंकि जो पीढ़ी 1947 के विभाजन की गवाह थी, जिसने उस दर्दनाक विस्थापन को झेला था, वो पूरी की पूरी पीढ़ी अब लगभग हमारे बीच से विदा हो चुकी है। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है ना? और जो लोग बचे भी हैं, वे उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। इतिहास हमेशा किताबों में तो मिलता नहीं है, ये उन लोगों की यादों में बसता है जो अब धीरे धीरे धुंधली पड़ रही हैं। हेमंत जी ने अपनी इसी जिज्ञासा के चलते अपने माता पिता से अनगिनत सवाल पूछे, पुरानी कड़ियां जोड़ी और उन स्मृतियों को 1931 की भारत की जनगणना और पुराने गेजेटियर के प्रमाणित दस्तावेजों के साथ मिलाया। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई हमारी पारिवारिक हार्ड ड्राइव को क्रैश होने से ठीक पहले रिकवर करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सही तुलना की आपने। क्योंकि सिंधी संस्कृति या उनके सामाजिक ढांचे पर हिंदी भाषा में कोई बहुत विस्तृत या आसानी से मिलने वाली किताबें मौजूद ही नहीं है। तो चलिए 1931 के उस दौर में चलते हैं। आपने भी कहा कि एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक हुई थी। हाँ, बहुत बड़ी चूक। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। भारत में तो लगभग हर जगह एक बहुत ही स्पष्ट और अक्सर काफी कठोर जाति व्यवस्था रही है। तो क्या सिंध में ऐसा नहीं था? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि सिंध का समाज भारत के बाकी हिस्सों से काफी अलग था, भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों रूप में। अच्छा। हाँ, वहाँ हिंदू सिंधी समाज उन कठोर खानों या कह लीजिए जातियों में बटा हुआ नहीं था जिसे हम आमतौर पर भारत के अन्य हिस्सों में देखते हैं। वहाँ का समाज बहुत हद तक लचीला था, एक तरह से फ्लूइड था। फ्लूइड से आपका क्या मतलब है? मतलब वहाँ लोगों की पहचान मुख्य रूप से 4 चीजों से होती थी। उनका कामकाज या पेशा क्या है, उनकी पीढ़ी या वंश कौन सा है, वे किस विचारधारा को मानते हैं और उनका रहवास यानी वे किस इलाके में रहते हैं। रुकिए रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब है। अगर समाज में जातियों की कोई पक्की लकीरें नहीं थीं, तो फिर जब अंग्रेज अधिकारी 1931 में वो जनगणना का रजिस्टर लेकर वहां पहुंचे, तो उन्होंने लोगों को जातियों के कॉलम में कैसे फिट किया? अंग्रेजों को तो हर चीज को एक बॉक्स में डालने की आदत थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ब्रिटिश प्रशासन का एक तय ढांचा था। उनके पास एक फॉर्म था जिसमें धर्म और जाति के कॉलम पहले से छपे हुए थे। हाँ, वो तो उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता था। बिल्कुल। अब उनके सामने एक ऐसा समाज था जो कहता था कि हम तो व्यापार करते हैं या हम नवाबशाह इलाके से आए हैं। अब जनगणना अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं था कि ये कोई भौगोलिक पहचान है या पेशेवर। उन्हें तो बस फॉर्म भरना था। बस उन्हें आपका डेटा एकत्र करने का सामान्य वर्गीकरण तरीका पूरा करना था। तो उन्होंने लोगों के पेशे, उनके रहने के स्थान या उनके उपनामों को ही सीधे जाति के कॉलम में लिख दिया। ओ, मतलब जिसे हम आज लिंक्डइन प्रोफाइल कहते हैं, यानी आप क्या काम करते हैं या आपका पता क्या है,
अंग्रेजों ने उसी को हमेशा के लिए एक परमानेंट जाति बना दिया। बिल्कुल यही हुआ था। ये सिर्फ डेटा को एक सरकारी ढांचे में फिट करने की मजबूरी थी। परेशानी तब शुरू हुई जब 1947 का विस्थापन हुआ। जब सब कुछ बिखर गया। हाँ, लोग अपना घर बार अपनी जमीन छोड़कर भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। जब आप अपने मूल स्थान से, अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो वो पुराना संदर्भ भी खो जाता है। ये तो स्वाभाविक है। पीढ़ियों गुजरने के साथ लोग ये भूल गए कि उनके दादा परदादा ने 1931 में अंग्रेजों को सिर्फ अपना पेशा या पता बताया था। कागज पर लिखी वो बात धीरे धीरे कठोर जाति बन गई। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम हेमंत जी द्वारा जुटाए गए 1931 के उन दस्तावेजों को पलटते हैं तो हमें वहाँ 8 प्रमुख नाम दिखाई देते हैं जिन्हें जातियों के रूप में दर्ज किया गया था। हाँ, 8 मुख्य नाम हैं। और यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इन नामों को पढ़ते हुए सिंधी भाषा के उच्चारण की जो ध्वन्यात्मक शुद्धता है ना, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उच्चारण से ही उस संस्कृति की असली मिठास समझ आती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। नाम और उनके उच्चारण में एक पूरा इतिहास छिपा होता है। अगर हम 1931 के डेटा को डिकोड करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा वर्ग जो सामने आता है वो है भाईबंद। भाईबंद? हाँ, ये मुख्य रूप से व्यापार करने वाला वर्ग था और सिंध में इनकी संख्या सबसे अधिक थी। और दूसरा नाम जो अक्सर सुनने में आता है वो है आमिल। दस्तावेजों के मुताबिक ये प्रशासक, नौकरी पेशा और शिक्षित वर्ग था। बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई भाईबंद परिवार का लड़का पढ़ लिख कर किसी सरकारी नौकरी में चला जाता तो क्या वो आमिल कहलाने लगता? मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। सैद्धांतिक रूप से शुरुआत में ये ऐसा ही था, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये कोई जन्म पर आधारित कठोर व्यवस्था नहीं थी, बल्कि पेशे पर आधारित पहचान थी। लेकिन समय और सरकारी दस्तावेजों के ठप्पे के साथ ये धीरे धीरे एक स्थायी वर्ग बन गया। समझ गई। इसके बाद जो तीसरा नाम आता है वो है लोहाना, और यहाँ उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हिंदी भाषी अक्सर लोहाना कह देते हैं, लेकिन सही सिंधी उच्चारण लोहाना है। लोहाना? हाँ, जिसमें अड़ का स्पष्ट और भारी स्वर आता है। ये क्षत्रिय वर्ण के समान थे जो सैन्य और व्यापारिक दोनों तरह के कार्यों से जुड़े थे। लोहाना, ठीक है, मैं इसे ध्यान रखूंगी। इसके बाद आता है साहिती, और यहाँ वो भूगोल वाला पॉइंट एकदम साफ दिखाई देता है जो आपने पहले बताया था। हाँ, साहिती का मतलब ही है एक खास इलाके के लोग। साहिती असल में नवाब शाह और नौशेरा इलाके के निवासियों को कहा जाता था। मतलब सिर्फ एक खास इलाके में रहने के कारण उसे एक पूरी जाति का दर्जा दे दिया गया। और सिर्फ भूगोल नहीं, मान्यताओं को भी जाति बना दिया गया। वो कैसे? 5वें नंबर पर देखिए, भाटिया। ये वो समूह था जो वैष्णव विचारधारा को मानता था, यानी आपकी धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यता को ही आपकी जाति के कॉलम में डाल दिया गया। ये तो सच में फॉर्म भरने वाले अधिकारी की भारी जल्दबाजी लगती है। बिल्कुल। इसके अलावा 6 नंबर पर है अरोड़ा, जो पंजाब की संस्कृति से काफी प्रभावित थे, क्योंकि सिंध और पंजाब की सीमाएं और संस्कृति काफी हद तक घुलती मिलती थी। सही कहा। और 7वें पर है खत्री, जो लोहाना वर्ग के समान ही थे। और 8वें नंबर पर आते हैं ब्राह्मण, जिनमें सारस्वत, शर्मा जैसे उपनाम शामिल थे। इन 8 प्रमुख नामों को देखकर ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये समाज जातियों में नहीं बल्कि काम, मान्यताओं और इलाकों में बटा हुआ था। लेकिन दस्तावेज यहीं खत्म नहीं होते। इसके अलावा 5 और ऐसे वर्ग थे जो सिंधी समाज की विविधता को बहुत गहराई से समझाते हैं। हाँ, उन बाकी 5 नामों को समझना भी जरूरी है। 9वें नंबर पर नाम आता है छापरू। छापरू। दस्तावेज बताते हैं कि ये सिंध के पर्वतीय क्षेत्रों के रहवासी थे, मतलब जो पहाड़ों पर रहे वो छापरू हो गए। फिर आते हैं भगनारिज, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से था। 11वें नंबर पर एक बहुत ही दिलचस्प नाम है, मसंद। मसंद? हाँ, ये वो सिंधी हिंदू थे जो सिख गुरु, विशेष रूप से गुरु रामदास जी के अनुयायी थे। ये इस बात का बहुत सुंदर प्रमाण है कि सिंधी हिंदू समाज में सिख गुरुओं और उनकी शिक्षाओं का कितना गहरा प्रभाव रहा है। बिल्कुल। और 12वें नंबर पर जो नाम है वो मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है, सिंधु वर्की। इसका उच्चारण भी अपने आप में बहुत खास है। सिंधु वर्की? हाँ। सिंधु वर्की वो लोग थे जो उस जमाने में भी, यानी 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में सिंध से निकलकर विदेशों में व्यापार करते थे। ये उस दौर के ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो पनामा से लेकर हांगकांग तक फैले हुए थे। सोचिए उस समय में
और अंत में 13वें नंबर पर है ठक्कुर। कुछ लोग इसे ठक्कर भी कहते हैं। ये भगवान झूलेलाल जी के वंशज माने जाते हैं और मुख्य रूप से पुरोहित का कार्य करते हैं। तो ये हो गए वो 13 मुख्य वर्ग या कह लें उपजातियां। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, 1931 के उस पूरे दौर और 1947 के विभाजन को एक साथ रखकर देखें, तो एक बहुत ही मार्मिक और अक्सर भुला दिया गया सच सामने आता है। मार्मिक सच जो बात इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है। हाँ, जो शायद सबसे कम दर्ज हुई है। आप किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, 1931 की जनगणना में सिर्फ यह व्यापारी, प्रशासक या आध्यात्मिक वर्ग ही नहीं थे। उस समय सिंध में एक बहुत बड़ा वर्ग कारीगरों और आदिवासी हिंदू सिंधियों का भी था। अच्छा। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कुंभर यानी कुम्हार, लोहार, मोची, कोरी, जोगी, भंगी, मच्छाई और मल्लाह जैसे वर्गों का उल्लेख है। इसके अलावा मेघवार, भील, कोली और ढेड़ जैसे आदिवासी हिंदू सिंधी भी थे। और ये सब हिंदू सिंधी ही थे? हाँ, ये सभी मूल रूप से हिंदू ही थे। बस इनके पूजा पाठ के तरीके या रीति रिवाज थोड़े अलग थे। लेकिन अगर ये वर्ग इतने बड़े पैमाने पर सिंध में मौजूद थे, तो आज भारत के सिंधी समाज में इनकी चर्चा या उपस्थिति इतनी कम क्यों दिखाई देती है? मतलब मैंने तो बहुत कम सुना है इनके बारे में। क्योंकि यहीं पर वो भयानक जनसंख्या का बदलाव या डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ था। जब 1947 में देश बटा और रातों रात लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, तो भारत आने का जोखिम वही उठा पाए जो या तो साधन संपन्न थे, जो व्यापारी थे जैसे भाई बंद, या जो पढ़े लिखे नौकरी पेशा थे जैसे आमिल। जिनके पास पैसा या पहुंच थी। 1947 के विभाजन ने न सिर्फ एक भौगोलिक लकीर खींची, बल्कि उसने भारत आने वाले सिंधी समुदाय के पूरे सामाजिक ढांचे को ही एक तरह से फिल्टर कर दिया। एकदम सही शब्द है, फिल्टर कर दिया। हमने सिर्फ भौगोलिक जमीन नहीं खोई, बल्कि हमने अपना वो पूरा मेहनतकश वर्ग, जो समाज की असल नींव होता है, जो घरों का निर्माण करता है, औजार बनाता है, उन्हें हम वहीं सिंध में पीछे छोड़ आए। ये तो ऐसा है जैसे किसी इमारत के छत को बचा लिया गया हो, लेकिन उसकी नींव वहीं छूट गई हो। आपने बिल्कुल सही शब्दों में से पिरवाया। उनमें से अधिकांश पाकिस्तान में ही रह गए और इसीलिए वर्तमान भारत में इन कारीगर और आदिवासी सिंधी वर्गों की पहचान लगभग ना के बराबर है। ये बहुत उदास करने वाली बात है। जो तस्वीर 1931 के सिंध में पूरी थी, वो 1947 के बाद भारत में आकर जनसांख्यिक के रूप से आधी रह गई। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत में जो सिंधी समाज है, वो मुख्य रूप से व्यापार और प्रशासन से जुड़े वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करता है। इस अधूरेपन ने जाति वाले उस भ्रम को और भी ज्यादा उलझा दिया है। ये सब जानना जितना ऐतिहासिक रूप से जरूरी है, उतना ही भावुक करने वाला भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 1931 की इस ऐतिहासिक उलझन को हम 2026 में क्यों सुलझा रहे हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज के एक आम परिवार के लिए इसका क्या व्यवहारिक उपयोग है? इसका सीधा संबंध हमारे भविष्य से है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, फरवरी 2027 से भारत की जनगणना का अगला चरण शुरू हो रहा है। हाँ, 10-11 महीने में। सिंधी समुदाय के लोग एक बार फिर से इस दुविधा में होंगे कि वो फॉर्म के जाति वाले कॉलम में क्या भरें। और अगर ये डेटा सही दर्ज नहीं हुआ, तो एक समुदाय के रूप में उनकी प्रमाणिक संख्या और पहचान सरकारी रिकॉर्ड्स में कभी सही तरीके से सामने नहीं आ पाएगी। तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए? जिन लोगों को अपनी जड़ों का पता है, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो आम आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि वे आमिल हैं, भाईबंद हैं, लोहाना है या साइती हैं, उनके लिए क्या उपाय है? हेमंत जी के शोध और इन दस्तावेजों की सलाह बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक है। यदि किसी परिवार के पास अपने पूर्वजों की स्पष्ट जानकारी है, तो वो वही दर्ज कराएं। ठीक है। लेकिन यदि जरा भी भ्रम की स्थिति है, तो जनगणना के फॉर्म में जो मुख्य जाति वाला कॉलम है, उसमें साफ साफ सिंधी लिखवाएं। सिंधी। और जो उपजाति या सबकास्ट वाला कॉलम होता है, उसमें क्या भरें? उसमें उन 13 वर्गों में से कोई एक नाम दर्ज कराएं जिनकी हमने आज चर्चा की। आप अपने पारिवारिक इतिहास या अपने घर के बड़ों से पूछकर ये तय कर सकते हैं कि आप भाईबंद, आमिल, लोहाना, साहिती, भाटिया, अरोड़ा, खत्री, ब्राह्मण, छापरू, भगनारिस, मसंद, सिंधुवर्की या ठक्कुर में से किस उपजाति में आते हैं। वाह, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये तो सचमुच एक मैनुअल है। ये तरीका सिर्फ पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स की गलती को ही नहीं सुधार रहा है, बल्कि ये आने वाले साल में लाखों परिवारों को उनकी अपनी पहचान से फिर से जुड़ने में मदद करेगा। बिल्कुल मदद करेगा। अगर सब लोग एकरूपता से डेटा भरेंगे,
तो राष्ट्रीय स्तर पर इस समुदाय का एक सटीक चित्र उभर कर सामने आएगा। एकदम सही। और हमें इस बात के लिए हेमंत जगतियानी जी के उन अथक प्रयासों की गहरी सराहना करनी चाहिए। सोचिए कि इंसान ने सिर्फ अपनी जड़ों को खंगालने की जिद में अपनी पुरानी पीढ़ी से लगातार सवाल पूछ पूछ कर एक पूरी संस्कृति के इस विलुप्त होते इतिहास को जिंदा कर दिया। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने पारिवारिक स्मृतियों को हवा में नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें 1931 के राजपत्र यानी गजेटियर और प्रमाणिक दस्तावेजों की जमीन पर खड़ा किया है। ये उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपने इतिहास पर शोध कर रहे हैं। मेरी भी श्रोताओं से यही गुजारिश है कि जो लोग इस विषय पर शोध कर रहे हैं वे आपस में अपनी जानकारियां साझा करते रहें, ताकि ज्ञान की ये श्रृंखला कभी न टूटे। लेकिन इन दस्तावेजों के इस पूरे सफर को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक अजीब सा विचार आ रहा है। क्या विचार? यही कि आज हम 1931 के उन अंग्रेज अधिकारियों की मानसिकता को डिकोड कर रहे हैं ना। हाँ, उनकी गलतियों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। जरा सोचिए, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हम रोज अनगिनत फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन प्रोफाइल्स बनाते हैं, हमारी एक पूरी की पूरी डिजिटल पहचान है। हाँ, हर चीज इंटरनेट पर है। अगर आज से ठीक 100 साल बाद भविष्य की पीढ़ियां हमारे इस आज के डेटा को देखेंगी तो वो क्या सोचेंगी? सोशल मीडिया के हैशटैग्स को हमारी स्थायी जाति या कोई बहुत कठोर सामाजिक वर्ग समझ बैठेंगी? हे भगवान! क्या 100 साल बाद कोई होस्ट ये समझा रहा होगा कि नहीं नहीं, 2026 में कंटेंट क्रिएटर कोई जाति नहीं थी, वो तो बस एक पेशा था? ठीक वैसे ही जैसे आज हम 1931 के डेटा को समझने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला नजरिया है। हम अपनी उस पारिवारिक हार्ड ड्राइव में जो भी डेटा आज सेव कर रहे हैं, भविष्य में उसे कौन और किस चश्मे से पढ़ेगा ये कोई नहीं जानता। अपनी जड़ों को खोजना सिर्फ पीछे मुड़कर इतिहास को देखना नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी लेना भी है कि हम आने वाले कल के लिए कैसे निशान छोड़ रहे हैं। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।